यहाँ से कंटिन्यू करें हम डिजिटल कैमरास से। चैप्टर 3 थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड है, तो जैसे ही चैप्टर 3 खत्म होगा फिर हम पास पेपर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, पास पेपर्स को हम जो है चलाएंगे जब तक आप लोगों को ये फायदा होगा अक्टूबर नवंबर वालों को कि यहाँ से आप लोग का पेपर वन थोड़ा बहुत कवर अप हो जाएगा। सही है। अच्छा, डिजिटल कैमरास बेसिकली आप लोगों सबको पता है इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इनपुट भी करता है, ये पिक्चर को डिजिटल फॉर्मेट में डालता है और फिर ये सेंड करता है किसको, फॉरवर्ड। अगर मुझे लाइट से प्रिंटिंग करनी है, कोई भी मुझे सर्विस लेनी है तो उसको फॉरवर्ड करता है। लेकिन खुद क्या कर रहा है, ये पिक्चर को कैप्चर कर रहा है, उसको इनपुट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, डिजिटल कैमरास का मेन फंक्शन क्या होता है? दे हैव अ लेंस दैट फोकसेस द इमेज। ठीक है, एक मेन लेंस लगा हुआ होता है। अगर इसकी फंक्शन की बात कर रहे होगे ना, तो पिक्चर खींचने का तरीका क्या है कि उसमें एक लेंस फिट हुआ होता है जो फोकस करता है इमेज थ्रू इट्स लेंस। जो लेंस होता है बेसिकली वो खुद से उसको डिपेंड करता है, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, दो तरीके के लेंस होते हैं। ठीक है, तो वो उसको फोकस करता है इमेज को और फिर लेजर के थ्रू इमेज कैप्चर होती है। ठीक है, एक लेजर बीम होती है जिसके थ्रू इमेज कैप्चर होती है। द लेजर हेल्प्स इन कैप्चरिंग द इमेज। तो ये मेन दो पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से इमेज फोकस होती है और किस तरीके से इमेज कैप्चर होती है। फिर इसके अंदर एक शटर स्पीड भी होती है। शटर स्पीड, एडजस्ट शटर स्पीड। शटर स्पीड क्या होती है, किसी को है आइडिया? शटर कि स्पीड लगभग बेसिकली, किस स्पीड पे पिक्चर खींचे। हाँ बिल्कुल, पिक्स टेकन एट अ स्पीड। ठीक है, तो शटर स्पीड से पता लगता है कि एक तो कैमरा कितना पुराना है और उसकी कैमरा की क्या कैपेसिटी है, कैमरा किस तरीके से, कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरा किस तरीके से पिक्चर्स को प्रोसेस करता है। एक शटर स्पीड से आइडिया हो जाता है। फोकस होता है उसके अंदर, आप लोग ने सबने कैमरा हैंडल किया हुआ होगा। ठीक है, फ्लैश होता है, अपार्चर, एडजस्ट द अपार्चर। ये अपार्चर क्या होता है? अपार्चर बेसिकली इमेज का जो जैसे विजन होता है ना, उसको एक्सटेंड वो करते हैं। जैसे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, किस तरीके से आपको कलर्स चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, रिमूव्स रेड है, ये सारे समझ लो इसके फीचर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनको यहाँ पे फीचर्स करके लिख दूं तो भी सही होगा। ये सारे डिजिटल कैमरास के फीचर्स आ जाते हैं। रिड्यूसेस हैंड शेक एंड सो ऑन। अब डिजिटल कैमरास, ये फायदा सबसे ज्यादा आपको होता है डिजिटल कैम अच्छा, डिजिटल कैमरा में जो आपके पास डीएसएलआर होते हैं। ठीक है, बेसिकली डिजिटल कैमरास डीएसएलआर ही होते हैं, लेकिन दो तरह का होता है, डीएसएलआर और एसएलआर। ठीक है, डीएसएलआर के अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा हो जाती है, एसएलआर में थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस होती है। रिड्यूसेस हैंड शेक का मतलब यही है, अगर आप एक मोबाइल कैमरा से पिक्चर ले रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो वो बहुत डिफरेंस होगा इफ यू आर मेकिंग अ वीडियो और यू आर कैप्चरिंग अ पिक्चर फ्रॉम डिजिटल कैमरा। काफी डिफरेंस आ जाता है, जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ठीक है, और आजकल आप लोगों ने देखा है एक चीज यूज हो रही है, गिम्बल। ये गिम्बल क्या होता है, पता है किसी को? व्हाट इज अ गिम्बल? मैंने कहा कि शॉट स्टेबलाइज करता है। बिल्कुल, ये आपका हाथ सेट करता है। इसमें अगर आपका हाथ मूव होता है तो वो आपका सिर्फ हाथ मूव होता हो जाता है, कैमरा मूव नहीं होता। उससे कैमरा मूव होने से बचा लेता है। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टोर कहाँ होता है, किस तरीके से फॉरवर्ड होता है? द इमेजेस रिकॉर्डेड ऑन अ डिजिटल कैमरास आर स्टोर्ड ऑन मेमोरी कार्ड्स। ठीक है, इसके अंदर आपको अगर इसको इस्तेमाल किया हुआ हो, तो आपको पता होगा दो मेमोरी कार्ड्स की इसमें स्लॉट होता है। एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट, दूसरे मेमोरी कार्ड का स्लॉट। आप दो मेमोरी कार्ड्स एक डिजिटल कैमरा के अंदर फिट कर सकते हो। ठीक है, जहां पे इसकी बैटरी लगती है ना, आप इसको पीछे से जब कैप ऑन करते हो तो उसकी एक बैटरी लगाने की जगह होती है। जहां इसकी बैटरी लगती है वहीं पे बराबर में एक मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन होता है, वहां पे इसका मेमोरी कार्ड फिट होता है। ठीक है, although some may have a limited amount of external memory, digital camera features on LCD screen which allow you to preview and review your images। इसके पास एक LCD स्क्रीन भी होती है। ठीक है, एक डिजिटल कैमरा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब पीछे की तरफ लेंस लगा हुआ है मेरी, अभी इसको ड्राइंग फ्रंट पे जो है आपकी स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पे यूजर पिक्चर देख रहा होता है सारी। ठीक है, या तो वो डायरेक्टली थ्रू द आई देखे इसको। ठीक है, डायरेक्ट फोकस करके देखे थ्रू द आई, एक ये ऑप्शन है। एक डायरेक्टली ऑन द इमेज देखे, ऑन द एलसीडी स्क्रीन देखे। ठीक है, और कभी कभार आपने देखा एलसीडी स्क्रीन रोटेटेबल भी होती है, किसी किसी की एलसीडी स्क्रीन बाहर आके रोटेट भी हो जाती है। ठीक है, और फिर ये किस तरीके से आपकी पिक्चर्स ट्रांसफर होती है थ्रू
डेटा केबल थ्रू यूएसबी पोर्ट, थ्रू गूगल, सॉरी थ्रू ब्लूटूथ, ये सारी चीजों के थ्रू आपकी पिक्चर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। सही है। सही है भाई। अब आ जाओ आप कीबोर्ड के ऊपर। अ डिवाइस दैट इनपुट्स डेटा थ्रू की प्रेसेस ऑफ अ यूजर। कीबोर्ड की बेसिक बेसिक डेफिनेशन आ जाती है, अ डिवाइस दैट इनपुट्स डेटा थ्रू की प्रेसेस। की प्रेसेस का मतलब सिंपल यही है, एक यूजर की प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम को सिग्नल दे रही है व्हेन अ यूजर की प्रेसेस अ डेटा। सही है। अच्छा, एस्की कैरेक्टर्स के बारे में अगर किसी को बताओ, एस्की कैरेक्टर्स क्या होता है, हमने शुरू में पढ़ा था ये। जी। सर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब हम कंप्यूटर में कोई की प्रेस करते हैं तो उसकी बाइनरी वैल्यू आती है जो प्रोसेसर को भेजी जाती है। उस बाइनरी वैल्यू को हम लोग बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 एक्सीलेंट। एस्की वैल्यू बेसिकली आपके पास एक यूजर जब एंटर करता है कीबोर्ड में, तो वो वैल्यूज जो है कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है, और वो बेसिकली एक यूजर की फैसिलिटेशन के लिए बनाई गई है। जैसे एक कीबोर्ड है, अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं तो ये आपके पास एक कीबोर्ड आ गया, ठीक है। कीबोर्ड्स पे अलग अलग कीज हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने, सबने कीबोर्ड तो खैर सबने ही इस्तेमाल किया हुआ है, पीसी तो सबने ऑपरेट किया हुआ होता है। अच्छा, लेट से यूजर को ए प्रेस करना है, ठीक है। यूजर को ए प्रेस करना है। अब यूजर को जब ए प्रेस करना है, यूजर ए किस तरह प्रेस करेगा? यूजर जब भी ए का बटन दबाएगा तो क्या होगा पीछे? पीछे सबसे पहले ए की एक एस की वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। ए की एक एस की वैल्यू जनरेट होगी। एस की वैल्यू से मुराद क्या है? ए की एस की वैल्यू क्या होती है? एस की वैल्यू आपको ए की याद रखनी है, जो ए की एस की वैल्यू है वो है 65, ठीक है। ए की एस की वैल्यू जनरेट होगी। आपको दो वैल्यूज याद रखनी है, आपको एक कैपिटल ए की वैल्यू याद रखनी है, एक स्मॉल ए की वैल्यू याद रखनी है, दो वैल्यूज याद रखनी है। अगर मैं बोलूं भाई सी की, कैपिटल सी की एस की वैल्यू बताओ, तो क्या होगी कैपिटल सी की? कैसे पता लगेगा मुझे? ए की 66। 65 है, बिल्कुल, तो बी की क्या हो जाएगी? 66। सी की क्या होगी? 67। इसी तरह अगर मैं स्मॉल सी की बोलता हूँ, तो 97 स्मॉल ए है, 96 98 स्मॉल बी है, तो सी स्मॉल सी की क्या होगी? 99। तो बेसिकली आपको दो वैल्यूज याद रखनी, बाकी तो आप अपने फिंगर टिप पे भी काउंट करके बता सकते हो। तो एस की वैल्यू क्या जनरेट हुई? 65, ठीक है, ए प्रेस करने पे। अब ये 65 खुद क्या है? ये 65 खुद डेनरी वैल्यू है, ठीक है ना। जो जब वैल्यू जनरेट हुई है ना ए दबाने से, वो डेनरी वैल्यू। अब कंप्यूटर को अभी भी नहीं समझ में आई। अब ये कंप्यूटर इसको क्या करेगा? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, विच मेक्स 65 का अगर मैं बाइनरी लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ये आंसर बनता है, ठीक है ना। 1248 अगर करके देखोगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर बनेगा। ये वैल्यू बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो ये पीछे पूरा प्रोसेस होता है, अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। फिर कंप्यूटर को पता लगता है कि हाँ भाई उसने ए दबाया, तो फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करता है कि यूजर हैज प्रेस्ड ए। ये सारा प्रोसेस होता है बैक एंड पे भाई, आप लोगों को नहीं पता लगता, ये सारा प्रोसेस होता है बैक एंड पे, ठीक है। बैक एंड पे ये सारी चीजें रन करती हैं, तो पता लगता है भाई यूजर ने ए दबाया है। और ये कितनी देर में होती है? ये माइक्रो नैनो सेकंड्स की बात होती है, ठीक है ना। बहुत कम टाइम के अंदर ये प्रोसेस होती हैं चीजें। तो इन शॉर्ट अगर मैं रिपीट करूं, तो ए प्रेस करने पे ए की डेनरी वैल्यू जनरेट हुई। वो डेनरी वैल्यू जो है एस की वैल्यू है बेसिकली। वो एस की बोलो डेनरी बोलो एक ही बात है, ठीक है। एस की नॉर्मली जब कीबोर्ड की बात होती है तो हम एस की बोलते हैं, लेकिन एस की जो वैल्यू है वो डेनरी फैमिली की है। तो डेनरी वैल्यू क्या होती है? बाइनरी में कन्वर्ट होती है, कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आती है। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन, उस तक ये वाली वैल्यू जाती है, ये वाली वैल्यू नहीं जाती, ठीक है। कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर कंप्यूटर को समझ में आता है हाँ भाई यूजर ने ए प्रेस किया। सही है। तो किसी को अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जुनेद समझ में आ गया? जी सर। कीबोर्ड से आगे जा। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर एक एक दो क्वेश्चन इस तरह करता है, अगर आपने पास पेपर्स वगैरह देखे हो, तो वो क्वेश्चन इस तरह कभी कभार करता है कि जैसे लेट से एक शॉप है, ठीक है। एक शॉप के अंदर मेन्यूज है, ठीक है।
शॉपकीपर इज शोइंग द मेन्यूज टू द टू द कस्टमर्स। अब वो कहता है कि टेल या सजेस्ट अ वे इन विच द मेन्यू मेक इट मेक्स इजी फॉर द कस्टमर्स टू ऑर्डर फूड फ्रॉम द मेन्यू, मतलब उनको टाइप इन ना करना पड़े। ठीक है, कस्टमर्स के लिए कोई ऐसी ऐसी चीज लाऊं जो कस्टमर डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर ले, उनको टाइप इन ना करना पड़े। जैसे लेट से अगर हम पिज्जा की बात करते हैं, ठीक है, तो पिज्जा के अंदर कौन सा फ्लेवर है, चिकन पिज्जा होगा, ठीक है, इस तरह फजीता होगा, ठीक है, इसी तरह क्रीमी होगा, जो भी होगा, जितने भी होंगे, ठीक है। तो अब अगर यूजर लेट से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, तो ऑनलाइन में अगर उसके पास ऑप्शन है कि लेट से सारी आइटम्स के अंदर कौन सी सेलेक्ट करनी है, तो एक तो या तो वो सेलेक्ट कर सकता है क्लिक करके, ठीक है, और अगर उसके पास ऑप्शन हो कि एंटर करे, तो क्या वो पूरा एंटर करेगा नाम, हो सकता है उसके नाम में गलती हो जाए, हो सकता है समझ में ना आए। तो इस चीज से बचने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हो वो अब यूज होती है ड्रॉप डाउन मेन्यूज। ठीक है, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस। ड्रॉप डाउन बॉक्सेस से क्या फायदा होता है, अब जाके फूड पांडा, जितनी भी एप्स हैं, वो अब ड्रॉप डाउन बॉक्स इस्तेमाल करती है। पहले के जमाने में ड्रॉप डाउन नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले आपको फास्ट फूड बोल दिया, अब फास्ट फूड के अंदर नीचे सर्च का ऑप्शन आ गया। अब यूजर को सर्च में ऐड करना है, क्या लिखना है, जैसे लेट से उसने बोल दिया चिकन रोल, तो उसके पास इंफॉर्मेशन ये चली गई कि यूजर ने चिकन रोल डाला है, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन का जमाना आ गया। ड्रॉप डाउन में क्या भाई, मुझे मील्स पे जाना है, मैंने मील्स क्लिक किए, मेरे सारे मील्स खुल गए। मुझे शेक्स पे जाना है, मेरे पास सारे शेक्स खुल गए, ओरियो शेक, वनीला शेक, ठीक है। तो अब ड्रॉप डाउन से क्या हो गया, एक तो एरर्स खत्म हो गए, स्पेलिंग एरर्स जो भी थे, ठीक है, एरर्स खत्म हो गए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये सारे फायदे आ गए। तो ड्रॉप डाउन के भी क्वेश्चंस कर लेता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन। अच्छा, माइक्रोफोन के कुछ प्रोसेस है जो आप लोगों को पढ़ना है। मैं वापस से एक दफा पूरा बता देता हूँ प्रोसेस माइक्रोफोन का किस तरीके से वर्कआउट करता है, ठीक है। माइक्रोफोन से जब आप वॉइस ट्रांसफर करते हो, वो आपके वॉइस जो है, आपकी जो साउंड है, वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होती है, कंप्यूटर में सेव हो जाती है। इसके पीछे क्या प्रोसेस है, कभी सोचा है किस तरीके से आपकी आवाज कंप्यूटर में डिजिटली स्टोर हो रही है, कैसे भाई, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है, पूरा लॉजिक है। पहला पॉइंट, इसको मैं क्लोज अप करके समझा देता हूँ। सर इधर ड्रॉप डाउन वाला समझा देंगे प्लीज। जी, इधर ड्रॉप डाउन वाला समझा देंगे जैसे। अच्छा, ड्रॉप डाउन में ये है कि आपको एंटर नहीं करनी पड़ी पूरी आइटम लिखनी नहीं पड़ रही। आपने मील क्लिक किया, आपके पास मील की पॉसिबिलिटीज खुल गई, फिर उसमें फर्दर आपने क्लिक किया, उसकी पॉसिबिलिटीज खुल गई। ये फायदा है। आपने शेक्स पे क्लिक किया, आपके पास अलग अलग शेक्स खुल गए, चॉकलेट शेक, ओरियो शेक, वनीला शेक, पाइनएप्पल शेक, जो भी था सब आपके पास ऑन हो गया, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर रहे हो, आपका टाइम बच रहा है, आपकी स्पेलिंग एरर्स बच रहे हैं। ये फायदा है ड्रॉप डाउन का, ठीक है। क्लियर। सही है सर। अब आजकल हम मैकडोनल्ड्स जाते हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड्स चले गए या हम केएफसी चले गए, आपने देखा है बीच में इतने बड़े बड़े इस तरह के सेंटर्स लगे हुए होते हैं, ये इस तरह के ऑर्डर, आप जी। उसको क्लिक करते हो, आप उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। जैसे लेट से आपने मैक क्रिस्पी सेलेक्ट किया, ठीक है, आपने एक कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दी, आपने नीचे चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे पे करेंगे या कैश काउंटर पे पे करेंगे। आपने बोला मैं यहीं पे पे करूंगा, आपने चेकआउट कर दिया, आपने यहाँ पे कार्ड इंसर्ट किया, आपका यहीं पे ऑर्डर हो गया, आपको स्लिप मिल गई, आपने स्लिप चेकआउट पे दिखाई, आपका ऑर्डर पूरा हो गया। तो अब चीजें इतनी आसान हो गई हैं, टावर्स लग गए हैं, ठीक है। माइक्रोफोन पे आते हैं। अच्छा भाई, sound is transferred through the air to the diaphragm of microphone। पहला पॉइंट, ठीक है भाई। माइक्रोफोन के साथ एक डायफ्राम लगा हुआ होता है, आपने देखा माइक्रोफोन के साथ एक इस तरीके से नेट बना होता है, इतना इस तरीके से नेट होता है माइक्रोफोन के साथ, गौर से देखोगे ना इस तरह लग, इसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम हमेशा जब भी इसमें से साउंड ट्रेवल करती है ना, ये मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है।
तो डायफ्राम की मूवमेंट से आपके पास साउंड ट्रेवल हो जाती है। जब साउंड ट्रेवल हो गई तो अब आपके पास जैसे ही डायफ्राम से एंटर हुई तो साउंड इज पास्ड थ्रू एडीसी। एडीसी क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बिल्कुल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या करता है ये? सर हमारे साउंड को एनालॉग है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल यानी बाइनरी डाटा समझता है, तो हमारे साउंड को बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा अभी जो वैल्यूज है वो एनालॉग वैल्यूज है, क्योंकि हमारी फिजिकल साउंड है। हम मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये मेरी एनालॉग वैल्यू है। अब आप लोगों के पास कैसे जा रही है भाई? देखो, रियल लाइफ एग्जांपल हाथों हाथ मिल गई। मेरी जो वॉइस है आप लोग तक कैसे ट्रांसफर हो रही है? कभी सोचा है इस बारे में? कभी कभी जहन लगाया है? कभी इसके बारे में प्रोसेस किया है कि भाई अगला बंदा बोल रहा है, हाउ डज द मशीन इंटरप्रेट इट? कैसे पॉसिबल है एक जगह से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी आवाज दुबई जा रही है, मेरी आवाज लाहौर जा रही है, कैसे? तो पीछे सारी ट्रांसमिशन हो रही है, पीछे सारी प्रोसेसिंग हो रही है। मेरी आवाज एडीसी के अंदर जाती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। मेरी आवाज की डिजिटल वैल्यूज बन जाती है, मेरी आवाज की डिस्क्रीट वैल्यूज बन जाती हैं, डिस्क्रीट या डिजिटल। ठीक है, डिजिटल वैल्यूज मेरी बन जाती है। वो डिजिटल वैल्यूज मेरी वायर्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो वो वायर्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा साउंड इज पास थ्रू एडीसी, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, फ्रॉम द, बल्कि ये वाला लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, पास थ्रू हो गया। नाउ कॉमा द डिजिटल वैल्यूज रीच द सिस्टम। कैसे रीच करती हैं? थ्रू वायर्स। और फिर क्या होता है? सैम्पलिंग इज डन टू प्रोसेस द साउंड। तो मेरी आवाज आप लोगों को सैंपल होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद पहुंच रही है। सही है। आईपैड में एक एनालॉग एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन छोटा सा मिनी माइक्रोफोन लगा हुआ है, उसी के कोने पे, जैसे अगर लेट से यहाँ माइक्रोफोन है ना, अगर एक माइक्रोफोन यहाँ लगा हुआ है, उसी के कोने पे जो है, अगर ये एक बना देता हूँ माइक्रोफोन, ठीक है, तो माइक्रोफोन के साथ ही एक एडीसी लगा हुआ है। एडीसी क्या कर रहा है? एडीसी डिजिटल वैल्यू कर रहा है, फिर वो डिजिटल वैल्यू मेरी इस डिवाइस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप लोगों के पास ट्रांसफर हो रही है। सही है। तो ये इन चीजों को इन्वेंट होते में बहुत टाइम लगा है, लेकिन अब हमें बहुत इजी लगती हैं चीजें। हम कभी सोचते नहीं है इसके बारे में, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हमें इसको एनालाइज करना चाहिए, रियल लाइफ सिनेरियोज को एनालाइज करना चाहिए। एयर कंडीशन को देखो आप लोग, एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर को देखो आप लोग किस तरीके से वर्क करता है भाई, ठंडी हवा कैसे फेंकता है, हाउ इट्स पॉसिबल। तो रियल लाइफ चीजों को एनालाइज करा करो, प्रोसेस करा करो, थोड़ा सा जहन लगाया करो कि इनके पीछे क्या क्या चीजें हैं, इनको जो इनको कन्वर्ट कर रही हैं, इनको चला रही हैं। आखिर है तो इलेक्ट्रिसिटी ना, वो कैसे इस सारी चीजों को रन कर रही है। ठीक है, तो इन चीजों पे जो है ना थोड़ा फोकस किया करो। एनालॉग डेटा और क्या क्या हो सकता है? जैसे साउंड वेव्स हो सकती हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वाटर वेव्स हो सकती हैं। ठीक है, हीट हो सकती है एनालॉग डेटा। ठीक है, फोर्स हो सकता है एनालॉग डेटा। ठीक है सर जी। सर पहले सैम्पलिंग होती है या पहले डाटा कन्वर्ट होता है डिजिटल वैल्यूज में? पहले तो डिजिटल वैल्यूज में कन्वर्ट होगा, तो फिर वायर्स के थ्रू प्रोसेस होगा ना, वायर्स के थ्रू जाएगा और फिर उसके ऊपर सैम्पलिंग होगी सिस्टम में। ओके सर। ठीक है, फिर वो सारी सैम्पलिंग जो मैंने सिखाया था कि सारी जो साउंड वेव्स होती हैं उनको लेवल लेवल हो जाती हैं, उनकी उनकी लेवलिंग होती है, उनका एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड होता है। ठीक है, यस। जो पिछली वीडियोस हैं जिनको, जो इन्होंने अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, तो वो उसको ग्रुप डिस्क्रिप्शन से मुझे, अच्छा कश्यप, आप मुझसे लिंक मांग लीजिएगा या फिर आप मुझे एक मैसेज कर दिएगा, मैं आपको मेन ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको वहां से रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल सकें पुरानी। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आप माउस के ऊपर, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, अब आपके पास लेजर माउस आ गया है। ऑप्टिकल माउस भी एक न्यू इन्वेंटेड माउस है। इसके बाद आपके पास सिर्फ लेजर आया जो सिर्फ मतलब उस पर चलता है। ये क्या करता है? एक तो पहले था मैकेनिकल माउस, ठीक है,
मैकेनिकल माउस क्या करता था, मैकेनिकल माउस के साथ एक रबर बॉल लगी हुई होती थी। रबर बॉल आपके पास रोटेट होती थी। रबर बॉल रोटेट होने की वजह से कोऑर्डिनेट समझ में आते थे। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, स्क्रीन के ऊपर पता लगते थे कि भाई यूजर, ये जो पूरी स्क्रीन है यूजर इस पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे है और इस वाई एक्सिस पे है। मैकेनिकल माउस है नहीं अभी, तो हम उस पर इतनी डिटेल में अभी पढ़ नहीं रहे, ठीक है। ऑप्टिकल माउस क्या करता है, इट यूजेस टाइनी कैमरा टू टेक 1500 इमेजेस पर सेकंड। 1500 इमेजेस पर सेकंड, आप एक आइडिया लगाओ, एक सेकंड में 1500 पिक्चर्स लेता है। 1500 पिक्चर्स लेने का क्या मुराद है, मूवमेंट के लिए लेता है। ये बेसिकली अपनी मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए हर सेकंड 1500 पिक्चर लेता है। तो लेट से मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक माउस को मूव किया और मुझे लेट से 3 सेकंड लगी, तो मैंने माउस ने 4500 पिक्चर्स कैप्चर की, ठीक है। तो ये हर हर जगह पे जो है ना मूवमेंट, हर मूवमेंट की वजह से सामने जो आपके पास ये कर्सर आ रहा होता है ना, ये कर्सर हर मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ रहा होता है हर पिक्चर पे, समझ रहे हो। ठीक है भाई, जो हम नॉर्मल माउस की बात करते हैं, a device which uses a tracker ball in order to point the cursor throughout the screen, ठीक है। तो आप माउस को नॉर्मली ये लिख सकते हैं। और ये आपका इंटरनल फंक्शन दिखाया हुआ है माउस का। ये बेस प्लेट है, ऑप्टिकल माउस सेंसर, ये देखो ये इमेज सेंसर है, ठीक है। ये आपके पास लेंस आ रहा है, लेंस से जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये एलईडी आ रही है। एलईडी आपने देखा अक्सर जल रही होती है, आप माउस को छोड़ो थोड़ी देर के लिए तो एलईडी ऑफ हो जाती है, आपने जैसे ही मूव करा एलईडी जलना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम स्कैनर के ऊपर। जी। सर ये ऑप्टिकल माउस लेजर माउस है। ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस, इसको हम, ये बेसिकली इनिशियल लेजर माउस है। ये इसके अंदर जो है आपके पास जो सिर्फ इमेजेस आ रही है ना, वो सिर्फ इमेजेस जो है ना वो लेंस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब जो मैं जिस लेजर माउस की बात कर रहा हूँ उसका तो खैर हमारे उसमें है नहीं, लेकिन जो लेजर माउस की बात कर रहा हूँ वो डायरेक्टली लेजर उसमें जो है ना आपके पास रिफ्लेक्ट होता है और डायरेक्ट पिक्चर आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, मतलब वो रियल टाइम मूवमेंट इस्तेमाल करता है। तो जहाँ मूव करता है स्क्रीन में भी उसी तरह मूव करता है। नॉर्मल माउस के अंदर भी यही है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है, उसका फंक्शन अलग है। फिलहाल तो हमें यही वाला फंक्शन पढ़ना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्कैनर पे। स्कैनर क्या चीज़ है, एक ऐसी डिवाइस जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी बना दे। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, मेरा एनआईसी है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मेरे लेट से कैम्ब्रिज के सर्टिफिकेट्स हैं, मेरी कोई भी चीज़ है, मुझे इसको सॉफ्ट कॉपी बनाना है, मुझे इसको स्कैन करना है। तो आजकल की मिसाल सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, अभी तो हम स्कैनर एज अ हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम अभी स्कैनर एज अ हार्डवेयर पढ़ रहे हैं। स्कैनर एज अ सॉफ्टवेयर भी आजकल आ गया, जैसे कैम स्कैनर, एडोब फोटोशॉप, सॉरी एडोब, एडोब स्कैन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आ गई सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर स्कैनर आप लोगों को फोटो कॉपियर के पास दिखेगा। वो लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी को अंदर डालते हैं, ठीक है, और एक लाइन जो है रन होती है लेफ्ट से राइट तक। वो पूरी ग्रीन कलर का एक लेजर होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, वो लेफ्ट से राइट तक मूव होता है। फोटोकॉपी मशीन में भी वो इस्तेमाल होता है। वो जब लेफ्ट से राइट आता है ना, पूरी पिक्चर को वो पढ़ लेता है, और फिर उससे फोटोकॉपी भी हो सकती है उसकी, एक सॉफ्ट कॉपी भी प्रिंट हो सकती है, सही है। ये तो हो गई नॉर्मल स्कैनर की बात। फिर हम बात करते हैं 2D स्कैनर, 3D स्कैनर, ठीक है। 2D स्कैनर जो है नॉर्मल जो काम हमारा होता है वो सारा 2D स्कैनर करते हैं, 2 डायमेंशनल स्कैनर, ठीक है। जो अभी मैंने सारी स्कैनर की डेफिनेशन बताई, वो सारा काम बताया, वो हमारा 2D स्कैनर करता है, जो हमारे पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। फिर एक होता है 3D स्कैनर। अच्छा, 3D स्कैनर से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है इसके अंदर, जो पिक्चर आपके पास क्लियर आ जाती है। तो भाई, डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन ग्लास पैनल, ग्लास पैनल पे रख दिया डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी वाले ने आपकी फोटोकॉपी को उल्टा रख के रख दिया। बचपन में फोटोकॉपीज करवा देते ना, इंग्लिश की मिस हमें, इंग्लिश लिटरेचर की मिस हमें 2 पेजेस की कॉपी बनाने को बोल देती थी। इसी तरह कंप्यूटर की टीचर 5 क्लास के अंदर कंप्यूटर के MS एक्सेल वगैरह की पिक्चर्स वगैरह मांगते थे, तो हम फिर प्रिंट करवा के सीजर से कट करते थे, याद है। तो ये सारे काम करने के लिए हम फोटोकॉपी के पास जाते थे। फोटोकॉपियर क्या करता था, सबसे पहले ग्लास पैनल पे हमारी बुक रखता था। यूज अ टाइप ऑफ जेनॉन लैम्प, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ग्रीन कलर की लैंप है, ये जेनॉन लैंप होती है। ग्रीन कलर का लेजर एक आप लोगों को अंदर दिखता है। तो यूज यूजेस अ टाइप ऑफ जेनॉन लैम्प और एलईडी दैट प्रोड्यूसेस अ वेरी ब्राइट लाइट।
लेंस फोकस इज अ डॉक्यूमेंटेड इमेज, वही वाले प्रोसेस है सारे। अब इसके पीछे लेंस लगा हुआ होता है, वो जहां जहां से लाइट गुजरेगी वहां वहां से उस लाइट को लेंस फोकस करेगा। ईच एलिमेंट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से जो है रिफ्लेक्शन होगी लाइट जब फॉल करेगी, और सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसेस अ डिजिटल इमेज। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट को ग्लास पैनल पे रखा, ग्रीन लाइट या जेनॉन लैम्प गुजरी, और उसने जो है लेंस फोकसेस द डॉक्यूमेंटेड इमेज, और फिर ईच एलिमेंट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है ये, देखो इस तरीके से कुछ होता है। ग्रीन कलर की लाइट होती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाती है। ठीक है भाई, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट काफी हद तक। 3D स्कैनर्स पे आते हैं। अब जो मैंने मैंने डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि देखो 3D स्कैनर्स अ डिफरेंट थिंग। 3D स्कैनर में ये है कि आपके पास 3D स्कैनर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 3D स्कैनर एक 3D चीज को स्कैन करके उसी का ही 3D मॉडल बनाता है। मतलब जैसे आजकल मैं अगर नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल अगर आपको आप लोगों को बताऊं तो एक्सरेज जो है, ठीक है, सीटी सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो है, एक्सरेज है। ये एक्सरेज जो होती है ये 3D डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, 2D नहीं। जब 3D डायमेंशन होता है तो उसमें क्या होता है, 3D के जो एक्सरेज होते हैं वो लेट से एक बंदा है अपाइच है, ठीक है, अपाइच का मतलब ही इज अ हैंडीकैप, ही इज अ हैंडीकैप पर्सन एंड ही कांट वॉक, ठीक है, ही इज ऑन अ व्हील चेयर। लेट से उसका कोई नी इंजरी हो गई है, वो नहीं चल पा रहा, अब उसके लिए एक 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 यू कैन से एक मॉडल तैयार किया जा रहा है जो उसके लोअर लेग में फिट होगा। ठीक है, लोअर लेग में फिट होगा, तो उसके लिए 3D स्कैनर के थ्रू उसके पूरे पाँव की अ, सारी लेंथ ली जाएगी, सारी डायमेंशन ली जाएंगी, फिर उसी की तरह का एक 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 आप कह सकते हो एक एक मॉडल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो आपको किससे प्रोड्यूस होगा, वो 3D स्कैनर से प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से लोग अपने पैरों में रॉड जो डलवाते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो लोगों के पाँव में जो है रॉड्स यूज होती हैं, ठीक है, स्टील रॉड्स, आयरन रॉड्स। तो वो जो स्टील सॉरी यूज होती है, आयरन नहीं, जो रॉड्स यूज होती हैं वो क्या होती है, वो बेसिकली पूरी पूरी स्कैनिंग के थ्रू उसको 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 जो है क्रिएट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और उसकी स्कैनिंग, उसकी डायमेंशन ली जाती है ओरिजिनल बॉडी की। ठीक है, तो इस तरीके के सारे ये मेडिकल फील्ड में बहुत फायदे हैं। 3D स्कैनर जो नॉर्मल ज्यादा यूज है ना वो मेडिकल फील्ड में। ठीक है, मतलब जैसे 3D 3D प्रिंटर्स हुए तो ये वो काम करता है या नहीं? क्या कह रहे हो? तो जैसे 3D प्रिंटर्स होते हैं वो काम करता है या नहीं? 3D प्रिंटर बेसिकली 3D प्रिंटर, हाँ, एक तरह से समझ लो कि 3D स्कैनर उसको पूरा स्कैन करके देता है। ठीक है, और फिर वो प्रिंटर से भी कनेक्ट हुआ हुआ है, मतलब ये वाला टास्क 3D स्कैनर खुद भी करता है और 3D प्रिंटर भी करता है, दोनों करते हैं। स्कैनर का फायदा ये होता है कि वो स्कैन और प्रिंट दोनों कर लेता है, प्रिंटर सिर्फ प्रिंट करता है। ठीक है, ये स्कैन भी कर लेगा और प्रिंट भी कर लेगा, दोनों काम एक साथ। इलेक्ट्रॉनिक 3D इमेज, इसी तरीके से आप बॉल, स्पेरिकल बॉल प्रिंट कर सकते हो। आप एक बॉल होती है जैसे लेट से, वो बॉल बाकायदा उसको जो है इसको प्रिंट 3D इसको वो करा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग तो लेकिन और 2D इस्तेमाल करते हैं ना रोजमर्रा के। हम तो रोजमर्रा में 2D ऑब्वियसली इस्तेमाल करते हैं, ये ज्यादातर मैं बता रहा हूँ ना, सारा हॉस्पिटल में, ज्यादातर हॉस्पिटल में, केमिस्ट्री लैब्स में, फिजिक्स लैब्स में ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है, बायो लैब्स के अंदर आप जाओ, आपको ये बहुत सारी चीजें इस तरह की दिखेंगी। अच्छा, दे मेक यूज ऑफ लेजर्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस, वाइट लाइट, एक्सरेज, ये सब चीजें इस्तेमाल होती है। सीटी का तो नाम आपने बड़ा मशहूर है, सुना होगा, तबा में सीटी होती है, सिविल हॉस्पिटल वगैरह ये सब में सीटी। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ 3D इमेज ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। Tomography technology splits up the object into a number of very thin slices. They tend to use X-rays, radio waves. अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक चीज बनाई हुई है, लेट्स से ह्यूमन का पैर है, ठीक है। अब इसकी पिक्चर, इसका मॉडल बनाने के लिए इसकी हर जगह तरीके से इसको स्कैन किया जाता है। अब ये स्कैन ऐसे नहीं होता, लेयर बाय लेयर स्कैन किया जाता है, मतलब पतली पतली लेयर्स को यूज करते हुए तो स्कैन किया जाता है, स्कैन किया जाता है, और फिर ये हर टुकड़े को जमा करके फिर एक जो मॉडल बनता है फिर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हर तरीके से हर हर स्लाइस की इसकी पिक्चर ली जाती है। ठीक है, एक्सरेज बेसिकली क्या होता है, एक्सरेज को चेक करने के लिए कुछ रेज होती है ना जो पास होती होती है, तो उसको स्कैन करने का अलग तरीका होता है, फिर इसकी इसी तरीके से ये प्रोड्यूस होता है।
Computer tomography scanners are used to create 3D image of a solid object. वही सारी चीजें, ठीक है। The result image allows a solid object to be stored as a series of digital values representing each slice, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो है 3D स्कैनर का मेन पर्पस होता है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछना, आगे बढ़ता हूँ। सारे आ गए क्लास में? अच्छा, गैमा रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये एग्जांपल आ गए आपके पास, सही है। फिर आप आ जाओ टच स्क्रीन पे। टच स्क्रीन में हम सबसे पहले आते हैं कैपेसिटिव टच स्क्रीन। जी, एनी आइडिया अबाउट कैपेसिटिव? फिर जब आप टच करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट भेजता है कैपेसिटर की तरफ। ठीक है, तो वो किस तरीके से करंट भेजता है, वो क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या मैं करेक्ट होता है? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली उस पर बिछी हुई होती है पूरे पे। कैपेसिटिव जो कैपेसिटिव स्क्रीन यूज करती हैं डिवाइसेस, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। द सर्किट कंप्लीट्स एज अ यूजर टचेस द स्क्रीन। ये मोबाइल की डिवाइस है, ठीक है, लेट्स से ये फ्रंट पेज है। अब इसमें आपके पास पूरा का पूरा एक चैनल बनाया हुआ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारी पास हो रही हैं। अब जहां पे भी जैसे लेट्स से यूजर ने यहाँ पे प्रेस किया है, ठीक है, जो यहाँ पे इसने प्रेस किया है, अब यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गई यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई, तो पता लग गया भाई टच यहाँ का है। समझ आई? ये कैपेसिटिव का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। जहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां पे आपको पता लग जाएगा सर्किट को कि वहां टच हुआ है, और वहां पे जो है वो जगह प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। द प्लेस ऑफ टच विल बी डिटेक्टेड एंड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म रिस्पेक्टिवली। ओनली बेयर हैंड्स कैन बी यूज, ठीक है भाई। बेयर हैंड्स को इस्तेमाल करने से ही आपके पास ये काम पूरा होगा, ठीक है, वरना आपका मसला हो जाएगा। क्यों सर ग्लव्स सिर्फ वाले, बेयर हैंड्स क्यों? बस बेयर हैंड्स में ये होगा कि आपके पास इसका जो इसकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सर्किट है, वो ह्यूमन ह्यूमन बेसिकली कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए, ठीक सही है। है। रेजिस्टिव में क्या होगा होना चाहिए? जी, Sir, it is a type of touch screen in which there is some resistance because दो layers होती है. There are glass layers and the हम्म, plastic layer. When हम्म, we just click it, so both the layers come into contact and it detects the place where the user has clicked. बिल्कुल, बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा, हमने पिछले ये पढ़ा था ना पीछे अली ना? Yes, sir. ऑक्टोपस नवंबर वाले बैच में पढ़ा था. ठीक ठीक, बिल्कुल। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। आपके पास रेजिस्टिव स्क्रीन को जिस तरह बनी हुई होती है कि ये फ्रंट स्क्रीन है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये लेयर्स हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर्स। अब जहां पे भी यूजर प्रेस करता है, जैसे लेट से यूजर ने यहाँ प्रेस किया, लेयर के ऊपर लेयर होती है, ठीक है, और इसमें प्लास्टिक लेयर्स होती हैं, और सबसे ऊपर वाली जो है ग्लास की लेयर होती है, जिससे कांटेक्ट हो रहा होता है यूजर का। अब जहां पे भी यूजर ने क्लिक किया, वहां पे क्या हुआ, एक लेयर दूसरी लेयर पे क्लिक हुई, दूसरी लेयर तीसरी लेयर पे क्लिक हुई, तो यहाँ पे एक कांटेक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लो बन गया लेयर्स का, पता लग गया कि दिस प्लेस इज बीइंग टच। अब जैसे ही सारी लेयर्स कनेक्शन हो जाती है, तो ये एक सर्किट कंप्लीट कर देता है, ठीक है। लेयर बाय लेयर, लेयर जब लेयर से टच होती है, तो यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी पता लग जाता है कि यहाँ पे टच करना है यूजर को। इट हैज प्लास्टिक एंड ग्लास लेयर्स। When user clicks the top layer, the layer on that side bends and it completes the circuit. नीचे भी मैंने एग्जांपल दी हुई है, ब्लैक वाली जगह है ना, वो हाईलाइट हुई है, वहां पे यूजर ने क्लिक किया है, ठीक है।
क्लिक करने की वजह से यहाँ पे लेयर टकराई है नीचे वाली लेयर से, यहाँ पे करंट हमारा जो है, करंट कह रहा हूँ सॉरी, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब यही है कि यूजर के क्लिक होने से जो ऊपर वाली लेयर थी वो नीचे वाली लेयर से बैंड हो गई है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप लोग ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं। ग्लव्स कैन ऑल्सो बी यूज, बेयर हैंड्स कैन बी यूज। ग्लव्स यूज करने की क्या वजह है? क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, इसमें कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं चाहिए। इसको इसी तरह समझ लो कि बहुत सारी शीट्स थी, मैंने एक तरफ से प्रेस कर दिया, मैंने एक तरफ से प्रेस किया, शीट्स एक दूसरे पे क्लिक हो गई। ठीक है, कांटेक्ट में आ गई ना एक दूसरे के। तो कोई उसमें बेयर हैंड्स की मेरे पास जरूरत नहीं है। कैपेसिटिव क्लियर हो गया, रेजिस्टिव क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है ना ये पहले से ही ये चीजें ऐड करवा दी हैं। कुछ चीजों को मैं हटा के समझा देता हूँ, कुछ चीजों को मैं पहले से ही रहने देता हूँ। तो सर वहां पे जो है, इंफ्रारेड एक बार समझा देंगे सर फिर से? हाँ आ रहा हूँ इंफ्रारेड में, आ जाओ। इंफ्रा पे आ रहा हूँ, अभी तो आया कहाँ हूँ। अभी कैपेसिटिव अच्छा वो क्लियर हुआ, मैसेज resistive। मैं डिस्कनेक्ट हो ठीक है। गया सर। अच्छा, इंफ्रारेड में ये है कि आपके पास इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। ये स्क्रीन है आपकी। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स का मतलब ये होता है, बाकायदा इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हर तरफ लगे हुए होते हैं और वो स्कैन कर रहे होते हैं एनी टाइम, 24 आवर्स स्कैनिंग कर रहे होते हैं कि कहीं से भी कोई क्लिक हो जाए। ये बनाने का मकसद ये है, मैं एक तरह से बता रहा हूँ, सिक्योरिटी है। जैसे बर्गलर्स के लिए यूज करते हैं ना, थीव्स के लिए, इसी तरीके से ये स्क्रीन के ऊपर भी पूरी इंफ्रारेड वेव्स बिछी हुई हैं। ठीक है। अब होता क्या है, लेट से मैंने यहाँ क्लिक किया। ठीक है भाई, मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये वाले पोर्शन के अंदर इस वेव ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ क्लिक हुआ हुआ है, इस वेव ने डिटेक्ट कर लिया यहाँ क्लिक हुआ है, नीचे वाले ने डिटेक्ट कर लिया यहाँ क्लिक हुआ है। तो मेरा मेन क्लिक जहाँ पे था वो मेरा डिटेक्ट हो गया थ्रू इंफ्रारेड। ठीक है। तो इंफ्रारेड पे डिटेक्ट हुआ। इंफ्रारेड क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमंस की जो है हीटनेस की वजह से इंफ्रारेड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इंफ्रारेड, क्योंकि हीट की वजह से ह्यूमंस के अंदर तो हीट होती है, ह्यूमंस वार्म होते हैं, हीट हीट सेंस हीट डिटेक्टर से बेसिकली, तो उन्होंने डिटेक्ट कर लिया और यहाँ से सर्किट पूरा हो गया। एज यूजर क्लिक्स द पॉइंट ऑफ टच इज डिटेक्टेड, इंफ्रारेड वेव्स डिटेक्टेड। ठीक है। ओनली बेयर हैंड्स कैन बी यूज, क्योंकि ग्लव्स में अगर आप लोग टच करोगे तो कोई हीट ही डिटेक्ट नहीं होगी, जब हीट डिटेक्ट नहीं होगी तो टच नहीं होगा। ठीक है भाई। तो हमारी मोबाइल स्क्रीन जो होती है नॉर्मली वो इंफ्रारेड और कैपेसिटिव पे होती हैं, कुछ इंफ्रारेड पे होती हैं, कुछ कैपेसिटिव पे होती हैं। और आपने देखा है बैंक वाली जो मशीन्स होती हैं, ये वाली, ये वाली मशीन किसने देखी है? यहाँ से कार्ड स्वाइप इन होता है। HBL की मशीन होती है ना नॉर्मली, ये HBL कार्ड मशीन जो होती है यस सर। इसमें कौन सी यूज होती है? जी कशफ, इसमें कौन सी यूज होती होगी जो हमारे पास HBL मशीन होती हैं? या फिर हमारे पास जैस कैश की मशीन जो होती हैं, जैस कैश या इजी पैसा, इसमें कौन सी यूज होती होंगी? जी। जी कशफ, आपके हिसाब से कौन सी वाली इसमें यूज होती होंगी? जुनैद, कौन सी यूज होती है इसमें, दोनों में, इन तीनों में से? जल्दी जल्दी। हम्म। जी जुनैद, खाना कौन सी होती है आप बताओ।
सर हम ये कह सकते हैं कोई सी भी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि कुछ में बटन होते हैं। नहीं नहीं, मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। टच स्क्रीन वाली जो जगह है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो टच स्क्रीन है ना, यहाँ पे भी जो पूरी टच स्क्रीन होगी ना, यहाँ पे, मैं सिर्फ टच स्क्रीन वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। वहां पे कौन सी वाली टाइप ऑफ स्क्रीन यूज होती है? जी। फिर आई थिंक जैश जैज कैश एंड इजी पैसा वाले में रजिस्टर यूज होती होगी और एचबीएल कार्ड मशीन्स में इंफ्रारेड। ओके, एनीवन एल्स? जी हाँ ना, कौन सी होती है? यहाँ पे कौन सी होती है? जुनैद, यहाँ कौन सी होती है? सर हाँ भाई, रिजस्टिव होती रेजिस्टिव होती है। भाई यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों के अंदर रेजिस्टिव होती है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल एरियाज के अंदर कोई सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं रखा जाता। हर कोई आ रहा है, प्रेस कर रहा है, हर कोई कस्टमर आ रहा है, उसको प्रेस कर रहा है। कोई एहतियात नहीं है, मोबाइल की तरह नहीं है कि एहतियात किया जाए। जहाँ एहतियात नहीं होता, जहाँ रफ यूजेस होता है, वहां पे रेजिस्टिव इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ पे रफ यूज होता है। अच्छा, इनकी जो स्क्रीन होती है ना, वो इतनी इतनी सेंसिटिव नहीं होती जितनी हमारी मोबाइल स्क्रीन होती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसको आपको जोर प्रेस करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं एटीएम की बात करूं, तो एटीएम के अंदर भी रेजिस्टिव इस्तेमाल होती है। आपने देखा एटीएम के, आपने ऑपरेट किया एटीएम को, एटीएम की जो स्क्रीन होती है वो इतनी आसानी से क्लिक नहीं होती, आपको उसको प्रेस करना पड़ता है बाकायदा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है रेजिस्टिव इस्तेमाल होती है। ठीक है भाई, जिसने एटीएम यूज किया हुआ हुआ उसको आइडिया होगा इस चीज का। इतनी सेंसिटिव नहीं है कि आपने बस लाइटली क्लिक किया तो हो जाएगी, नहीं, आपको प्रॉपरली इसको दबाना पड़ता है। ठीक है, कमर्शियल यूज में पता नहीं किस तरह का कस्टमर आता है, तो एक एक सिक्योरिटी के लिए यूज हुई है रजिस्टर। ठीक है, कि कोई जबरदस्ती जोर से भी प्रेस करता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लेयर्स जो है प्लास्टिक और ग्लास की हैं, और नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो दो हैं उसमें बहुत सेंसिटिव ग्लास यूज होता है। सही है। मतलब उन सब में पर इंफ्रारेड इस्तेमाल होगा। किसमें? ये जो क्रेडिट कार्ड मशीन है जैज कैश वाली है। नहीं ना, रेजिस्टिव 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 नहीं, रेजिस्टिव। जी। सब में। हम्म। तो आजकल की जो मॉडर्न मशीन आ रही हैं, कार्ड मशीन, उसमें हो सकता है इंफ्रारेड होता हो, लेकिन जो कमर्शियल यूज में होती है ना, उन सब में रेजिस्टिव होता है। एटीएम वाली हो गई, जैज कैश वाले हो गए, जो भी हो गए। ठीक है, आपकी पर्सनल मोबाइल स्क्रीन होती है वो कैपेसिटिव होती है, इंफ्रारेड होती है। ठीक है, इंफ्रारेड नहीं होती। वो इंफ्रारेड होती है। जो पर्सनल आपके पास जो होती है, जो सेंसिटिव होती है। ठीक है, टच स्क्रीन आर नाउ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस, दे अलाउ सिंपल टच टू लॉन्च एन एप्लीकेशन। ये आपको पता है सारी चीजें, तीन तरीके की ये पता होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक उसको खत्म करते हैं। फिर आपका क्या आ रहा है? सेंसर्स आ रहा है। सेंसर्स ऐसी इनपुट डिवाइसेस है जो फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करती है और उसकी वैल्यूज किसको देती है? माइक्रो प्रोसेसर को देती है। ये लिखा हुआ है यहाँ, दैट रिकॉर्ड्स डेटा अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट। सेंसर सेंड्स डेटा टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको तफसील में बात करेंगे कि क्या होता है, कितनी तरह की होती हैं, कितने टाइप ऑफ सेंसर्स होते हैं। ठीक है, एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर भी इसी का एक समझ लो भाई है। उसका भी अलग टास्क है, उसका भी अलग काम है।